नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे शख्स से जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हमारे इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं दो ऐसे शख्स, पूनम जी और दीप्ति मित्तल जी। दोनों ही लेखिकाएं हैं और मित्र भी हैं। तो आज हम इनके बारे में भी पूरी तरह से विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। तो आपका स्वागत है पूनम जी, और साथ ही दीप्ति जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों से यहाँ पर मुलाकात हो रही है। हम लोग फेसबुक फ्रेंड हैं, लेकिन मैं आप दोनों के काम की बहुत कायल हूँ और मुझे लगा कि बुलाना बनता है, जानना बनता है आप क्या काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से परिचय करवाती हूँ आपका। तो आइए जाने हमारे इस सप्ताह के विशेष अतिथियों को। तो सर्वप्रथम है दीप्ति मित्तल जी। इन्होंने एमसीए किया हुआ है और इनका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। दीप्ति मित्तल जी लगभग 15 वर्षों से कहानी लेखन में सक्रिय हैं। सभी प्रमुख राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, प्रभात खबर, हरिभूमि, मेरी सहेली, वनिता, नंदन, बाल भास्कर आदि में लगभग 500 कहानियां, बाल कहानियां, लेख, व्यंग प्रकाशित हुए हैं। एक कहानी संग्रह मेरे मन के 16 मन के, एक बाल कहानी संग्रह पोटली किस्से कहानियों की और 5 किंडल बुक प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस की 4 किताबें लिखी हैं एवं अनेक कहानी लेखन पुरस्कार अर्जित किए हैं। Amazon Kindle पेन टू पब्लिश 4 की विजेता भी रही हैं। लेकिन इनके मेडिटेशन है जो इन्हें दुनिया से अलग कर खुद से जोड़ता है, इसलिए ये रोज कुछ न कुछ नया जरूर लिखती हैं। अब आइए मिलते हैं पूनम अहमद जी से। इनका जन्म स्थान भी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। ये टीचर पेरेंट्स की संतान है। स्वर्गीय पापा से पढ़ने लिखने का शौक पाया। इन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से एमए किया और अब 20 सालों से मुंबई में रहती हैं। इनके अभी तक 5 कथा संग्रह आ चुके हैं, 6ठा प्रकाशाधीन है। इनकी लगभग 550 कहानियां और 200 लेख देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें कई पत्रिकाओं से बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। प्रकाशक और कहानी जानी अनजानी के मंच से कई कहानियों का नाट्य मंचन भी हुआ है। तो आप दोनों के बारे में इतना कुछ पढ़कर ही मुझे इतना आनंद आ गया है, तो हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे आपके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आप दोनों मित्र हैं? मुजफ्फरनगर से दोनों हैं, ये क्या है? पूनम जी आप जरा बताएं। मित्र हैं, लेकिन हम मिले फेसबुक पर हैं। अच्छा। तो फेसबुक पर जब एक दिन बात हुई और पता चला कि दोनों ही मुजफ्फरनगर से हैं, तो बस फिर तो एक शहर का होते ही जो एक नेचुरल जो एक आता है ना, तो फिर वहीं से दोस्ती हुई। तो दीप्ति जी आपने पहले खोजा पूनम जी को या पूनम जी ने आपको पहले खोजा? मेरे ख्याल से मैंने खोजा था। अच्छा। क्योंकि मैंने बीच में 5-6 साल का मैंने नहीं लिखा था, तो 5-6 साल के बाद मैं वापस से कनेक्ट होना चाह रही थी और तब सोशल मीडिया उन 5-6 सालों में बहुत अच्छा मीडियम हो गया था और पूनम अहमद को मैं पढ़ती रहती थी, तो मुझे इनका फेसबुक प्रोफाइल दिखा, तो मैंने इनको मैसेंजर पर मैसेज किया और इन्होंने मुझे बाय नेम पहचान लिया और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई मैसेंजर पर। और जब मुझे पता चला कि ये भी मुजफ्फरनगर से है, फिर तो बहन गले मिल शुरू हो गया। बहुत ही बढ़िया। और वो पहला
कन्वर्सेशन जो था उसके बाद से मुझे ऐसा लगता नहीं है, हम 2018 में हमारी वो बात हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद बचपन के दोस्त, वो वाह! वाली फीलिंग है अब तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीप्ति जी, आपने एमसीए किया हुआ है और जी। आप लेखन में और हिंदी लेखन में आ गई और इतना प्रोलिफिक, इतना ज़्यादा लिख रही हैं। तो ये कैसे हुआ? ये कब से था? बचपन से लिखती थी, क्या था? किस नहीं, चीज़ ने आकर्षण की? हाँ, बचपन से तो बिल्कुल नहीं लिखती थी, अच्छा। बल्कि थोड़ा बहुत जो रुचि भी बोलेंगे ना, जो हिंदी सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें मैं जो ऐसे लिखना होता था, सो वो सब मुझे बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छे से लिखती थी। बस उतना ही मेरा कांटेक्ट था हिंदी लिटरेचर से। सिर्फ कोर्स की बुक्स पढ़ी थी, बाकी जो पापा मैगजीन्स लाया करते थे घर में वो पढ़ा करते थे, उसमें तो कुछ भी कभी नहीं था। और मैं एमसी के बाद मैं जॉब कर रही थी, तो उसी बीच में शादी हुई। तो क्या हुआ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं बेड रेस्ट पे, और मेरी डॉटर भी मैच्योर थी। तो उस वजह से ना वो एक जॉब का ब्रेक हो गया, और उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर साइंस की बुक्स लिखी। तो वहां पे मुझको ये रियलाइज हुआ कि मुझे राइटिंग में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो वो वहां से फिर धीरे धीरे मैं कहानियों पर शिफ्ट हो गई। अदरवाइज उससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि मैं, मेरे अंदर एक राइटर बैठा हुआ है या मुझे इंटरेस्ट है या ये मैं डायरेक्शन कर सकती हूँ आगे चल के, कुछ भी नहीं। पर तो ये इतनी डिवाइन प्लान है। कहानियाँ लिख देना, ये कैसे संभव हुआ? मतलब रास्ता खुला कैसे कहानियों की तरफ? हाँ, रास्ता ऐसे खुला कि मेरी एक नेबर थी, असीमा दुबे नाम की, और उनको तो मैं आज तक, मेरी कोई कहानी पब्लिश होती है, कुछ भी अचीवमेंट होता है, मैं आज भी उनको मन में धन्यवाद देती हूँ कि ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने अपनी एक सरिता में उनकी कहानी प्रकाशित की थी, जिसको उन्होंने, वो नेबर थी ऐसे ही कि अच्छा तुम हिंदी पढ़ती हो, मेरी कहानी है। तो वो देख के मुझे पता नहीं क्या लगा कि तो मैं भी लिख सकती हूँ ऐसी कहानी, तो मैं भी लिख सकती हूँ। और मैंने ट्राई की, और वो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कहाँ भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं। तो वो कहानी मैंने लिखी और भेजी, और वो कहानी मेरी सीख कहानी मेरे सहेली मैगजीन की साल की सर्वश्रेष्ठ कहानी घोषित की। वो मेरी पहली कहानी। तो उससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिला, और मैं, जो मेरी सहेली की एडिटर हैं उषा गुप्ता जी, आज तक मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ उसके पीछे असीमा दुबे जी और मेरी सहेली मैगजीन है। क्योंकि अगर वो कहानी में रिजेक्ट हो जाती तो शायद मुझे लगता नहीं यार मैं नहीं लिख सकती। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू, फिर मैं रुकी नहीं, मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। मेरा जॉब के लिए वापस से पलट के देखने को मन भी नहीं किया। तो आई एम हैप्पी। वेरी गुड। तो पूनम जी, आप बताइए, आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग से एमए किया और आप लेखन में ऐसे घुसी हैं, 500 550 तो ऐसा नंबर लग रहा है मुझे दोनों के ही। तो मुझे लाजवाब काम, मतलब ये हुआ कैसे? ये पढ़ते हुए तो कभी भी नहीं सोचा था कि लिखूंगी कहानियां, ऐसे पढ़ती बहुत थी। तो अभी आज अगर सोचती हूँ तो मतलब उसको कह सकती हूँ अपनी पहली लिखी हुई रचना। 12th का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर चल रहा था, तो उसमें जैसे ऐसे आते हैं, तो वो ऐसे भी आए हुए थे जो मुझे याद थे, जो मैं तैयार करके गई हुई थी। लेकिन मुझे वहां पर दिखा कि एक ऐसे कि इफ यू विन द लॉटरी ऑफ 10 lakhs, तो मुझे लगा ये तो, इस पे तो बहुत कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। तो ये 12th की बात है और मैं 11th में थी जब मेरे पापा नहीं रहे थे। तो एक तो वो टाइम था कि बहुत सारी दिक्कतें दिख रही थी, और जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा कि अगर इतना हो तो कितना, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो फिर जैसे मेरी मम्मी भी टीचर हैं थी, तो जब मैंने ये 2 मिनट बैठ के सोचा कि अगर ये मिलता, कि हाँ, फिर बहुत कुछ आने लगा दिमाग में कि मम्मी को इस चीज का आराम हो जाएगा, मुझे स्कूलिंग में ये आराम हो जाएगा। और ऐसे करते करते मुझे बहुत सारी चीजें ध्यान आने लगी कि ये भी हो सकता है। तो मैंने वो ऐसे तो छोड़ दिए जिन जो मेरे तैयार थे, मैंने इस पर लिखना शुरू किया और लिखती गई। वो मुझे आज भी याद है, वो मेरे 12th की आंसर शीट के 7 पेज का ऐसे मैं लिखती गई। और जो वहां पर ड्यूटी दे रही थी जो टीचर्स, वो आकर मेरे पास खड़ी हुई, क्योंकि सबका हो गया, मैं लिखे जा रही हूँ ऐसे। तो वो, उनमें से एक मम्मी को जानती थी, तो वो आके खड़ी हुई, बोली ये तुम्हें याद था ये ऐसे? मैंने कहा नहीं। तो क्या लिखे जा रही हो? मैंने कहा ऐसे ही। तो फिर जब वो ऐसे खत्म हुआ, उन टीचर ने लेके पढ़ा,
और बहुत ऐसे शाबाशी दी, सिर पे हाथ फेरा बहुत, और बड़ी इमोशनल हो गई वो। और उन्होंने मुझे ऐसे हग भी किया, जैसे मैं बैठी हुई थी अपना, तो बोली बहुत अच्छा लिखा है। और वो मेरी पहली रचना थी जो मैंने अपने आप मैं लिखती चली गई थी अपने मन से। और उस साल 7 साल के बाद, 7-8 साल के बाद इंग्लिश में वहाँ पर उतने मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे। 7 साल से उतने नंबर इंग्लिश में बोर्ड में आए नहीं थे किसी के। क्या फिर बात! मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझे बुलाकर एक पर्सनली एक अपना गिफ्ट दिया था। फिर ये बात यहीं आई गई होगी, ठीक फिर है। खत्म हो गई बात ये, मैंने नहीं सोचा था कि मैं और लिखूँगी। फिर सालों बीत गए, फिर 2009 में 2007 की बात है, मैं अपनी बेटी के साथ घूम रही थी और पढ़ना लगातार जारी था। तो मैंने उसको घूमते-घूमते कहा कि एक आजकल मन करता है कुछ लिखूँ, और घूमते-घूमते मैंने उसको एक कहानी सुनाई छोटी-सी। कहती है बहुत अच्छी है, आप लिखो इसको लिखो, तो उसने थोड़ा-सा एनकरेज किया और वो 1 पेज की छोटी-सी कहानी मैंने वो लिखकर गृह शोभा दिल्ली प्रेस भेज दी थी। तो फिर वो एक्सेप्ट हुई, फिर वहाँ से सिलसिला चल निकला। ऐसा चला कि बस जी। राजधानी से भी आगे वाली जी। एक आ गई है जी। गाड़ी। बहुत सुंदर। तो जब आप लिखती हैं पूनम जी, तो आपको कुछ दिक्कत आती है या रोज एक आ गया आइडिया नहीं, फिर नहीं, एक आ नहीं। गया? नहीं, नहीं, रोज़ तो नहीं, हफ्ता हो जाता है, कभी-कभी 15-15 दिन हो जाते हैं। लेकिन ये है कि एक छोटी-सी बात पे भी कहानी तैयार हो जाती है। कभी-कभी एक छोटी-सी बात ऐसे दिल को छू लेती है या ध्यान चला गया उस पे, तो फिर कहानी तैयार होने में टाइम नहीं लगता है। फिर तो बहुत जल्दी तैयार होती है। तो मैं आपका रोज़ मन नहीं आ लिखती। गया, आपने जी, कहानी लिख दी जी, और आपने भेज दी, जी। लेकिन रिजेक्ट हो गई। हाँ, फिर क्या हुआ? हुँ। हाँ, एक बार जब मैंने लिखना शुरू ही किया था, तो 4-5 कहानियाँ तो लगातार स्वीकृत हुई। बहुत खुशी हुई, लगा कि अरे! बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। घर में बैठ के आराम से लिखती हूँ, भेजती हूँ और हो जाता है। फिर अचानक मेरी एक कहानी रिजेक्ट होकर आई, दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, और मैं हर बार भेजती कि नहीं, नहीं लिखना चाहिए, शायद ये तो मेरी ऐसे ही बाय चांस ऐसे ही तुक्के में पास हो गई हैं शायद ये, नहीं, नहीं, मैं राइटर-वाइटर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ऐसे करते-करते मेरी 9 कहानियाँ एक साथ वापस आई, मतलब मैं 5वीं भेजी, फिर वो भी अरे वापस। बाप रे! हाँ, ये तो हाँ, हार्ट छठी ब्रेक भेज। है टोटल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जैसे-जैसे 7वीं आ रही है रिजेक्ट होके, 8वीं आ रही है, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने शायद गलत शुरुआत कर दी, मैं भेजना तो नहीं चाहिए था। और मैं हर कहानी जब भी रिजेक्ट होती थी सिर्फ़ उसको बताती थी कि तो दुःख होता था, बहुत ज़्यादा दुःख होता था, तो वो कहती थी कि नहीं, नहीं, लिखना मत छोड़ना, मम्मी लिखना मत छोड़ना, बिल्कुल आप लिखती रहना, तो वो ऐसे बोलती थी। फिर मैंने 9th जब कहानी भेजी वहाँ पर, डर कहानी थी वो, तो वो भेजी तो मुझे लगा कि ये लास्ट है, अगर ये भी रिजेक्ट हो गई तो ये मेरे बस का है नहीं लेखन, ये मुझे यहीं पे रोक दूँगी मैं इसको। फिर वो कहानी सरिता के लिए एक्सेप्ट हुई थी और उसके बाद फिर सालों कोई रिजेक्ट नहीं हुई। क्या फिर बात वो है! चलता रहा फिर। अब ये समझ में आ गया है कि अगर होती भी हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात भी नहीं है। लिखते रहिए, ठीक है, हाथ अच्छा होता जाएगा, अनुभव मिलता जाएगा। मतलब अब मैं सबको ये बोलती हूँ कि घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई आती भी है रिजेक्ट होकर तो घबराएँ ना, लिखते रहें। तो दीप्ति जी, आप बताइए, आपका भी कभी ऐसा रिजेक्शन फेज़ आया? जैसे इनके तो 7-8 तो मैं होती तो भाग जाती नहीं, शायद। पूनम आई थिंक वो सिर्फ ना दिल्ली प्रेस के लिए लिखती थी। मेरी कहानियां तो नहीं, आज भी नहीं, नहीं, रिजेक्ट नहीं, नहीं। होती है। नहीं, 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 वो सब जगह जारी थी, कोई मेरी इतना सहेली में भेज रही थी सब मैं। हाँ, सब हाँ। ओके ओके। हाँ, हाँ, सब, सब। नहीं तो रिजेक्ट तो आज भी होती है मेरी कहानियां, अच्छा। तो ऐसा नहीं है। रिजेक्ट होती है लेकिन उनको फिर सर्कुलेट करना पड़ता है, और रिवर्स हर कहानी जो भी रिजेक्ट होके आती है उसको मैं कभी भी एज इट इज दूसरी जगह नहीं भेजती हूँ। ओके। उसको पढ़ती हूँ, रिव्यू करती हूँ। कोई भी पब्लिकेशन हाउस ना कोई परफेक्ट कहानी तो रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर उसमें रिजेक्शन हुआ है कुछ तो बात उसमें कमी रही हो तभी होती है। तो मैं वो चीज पकड़ने की कोशिश करती हूँ, उसको रिव्यू करती हूँ, उस पर रिवर्क करती हूँ, फिर दूसरी मैगजीन या पब्लिकेशन हाउस में भेजती हूँ। अच्छा, तो ये बत ये 3-4 बार के प्रोसेस तक तो हर कहानी हो ही जाती है सिलेक्ट होने लायक। तो मेरे पास एक भी कहानी आज की डेट में ऐसी नहीं है कि जो रिजेक्ट होके मेरे पास रखी हुई है। सभी सिलेक्टेड है और सब प्रिंटेड है या थोड़ी सिलेक्टेड है और एक दो विचाराधीन है, पर कोई ऐसा बैकलॉग नहीं।
क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम कहानी लिखते हैं ना तो हमारी इच्छा होती है, बस बेस्ट हो गई, अब भेजो, है ना? जब भेज दी, जिसने पढ़ा उसको कहीं कमी लगी, उसने रिजेक्ट कर दी। तो जब ये आपके बिल्कुल पास आई, तो जब आप उसको देखते हैं, यार ये तो कमी थी यार, मैंने तो पहले क्यों नहीं देखा, है ना? ऐसा भी होता है कई नहीं, बार। कई बार क्या होता है कि सिर्फ जरूरी नहीं कहानी में कमी हो, सेम टॉपिक पे हो सकता है वहां पर ऑलरेडी कहानी पब्लिश हो चुकी हो अच्छा। तो भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि और उनको तो एक हाँ वैरायटी लानी है ना अपनी ठीक हाँ मैगजीन के लिए या और न्यूज़पेपर एक के लिए। हाँ और एक बात और भी होती है कि जब कोई पढ़ रहा है ना, तो एक मूड भी होता है पढ़ने वाले का। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि एक कहानी एक जगह से रिजेक्ट हुई है और दूसरी जगह उसको बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये वाह! हुआ मेरे बहुत साथ हुआ है, ऐसे। हाँ बहुत होता है ये। मेरे साथ तो भी हुआ है। इसलिए कोई रिजेक्ट होती है कहानी तो दुखी नहीं होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं कुछ और होना होता है। मैं भी हाँ। मैं भी यही सोचती हूँ, कहानी लिखकर मैं ये सोचती हूँ कि अब देखते हैं इसकी कहाँ किस्मत है, इसकी किस्मत इसको कहाँ लेके जाएगी। तो मुझको हाँ। रिजेक्शन से ना कभी भी इशू नहीं होता कि क्यों हो गया, वो हमेशा एक प्रोसेस में और फाइनली कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो प्लेस है उसको वो मिलता है, होता है। तो आप लोगों ने सब ईमेल एड्रेसेस वगैरह रखे होंगे, और सबका ना एक तरीका है। जैसे वनीता में अलग तरह की छपती, मेरी सहेली में अलग तरह की, है ना? तो आप पूरा मैगजीन को भी फील करती हैं कि इसमें किस तरह से, ऐसा है ना? जी ऐसा भी जी चलता है। वो हर मैगजीन का एक्सपीरियंस एक से आ गया, फ्लेवर है। एक्सपीरियंस से आ जाता वो एक्सपीरियंस से आ गया कि कहाँ किस फ्लेवर की कहानियां रिजेक्ट हो जाती हैं, वहां नहीं भेजते अब है। फिर हाँ, ऐसा हो ठीक है, जाता और क्या, ऐसे ही है, हिट एंड ट्रायल। है। तो ये बताइए, वो फीलिंग जब स्टोरी ऑफ द ईयर बेस्ट ऐसा जब कभी आता है, तो दोनों शेयर करिए, आप भी दीप्ति जी, और पूनम जी आप भी शेयर करिए। दीप्ति जी आप बताइए पहले। पहली कहानी को जब मिला था ना, तो हाँ। मैं वो मैगजीन अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। और और उतनी खुशी तो मुझे शायद मैं वो शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकती। उससे पहले भी लाइफ के अचीवमेंट्स रहे हैं, जॉब में भी रहे हैं। तो लेकिन ये जो था ना कि एक चीज जो अभी शुरू की है, पहला प्रयास है, और वो ऐसा जबरदस्त निकल गया। धूम और धूम मचा दी। और वाकई उस कहानी पर मेरी सहेली के एडिटर ने मुझे बताया कि हमारे पास सबसे ज्यादा लेटर्स इस कहानी के लिए आए। अच्छा। और वो वेबसाइट्स पे आज भी है, गुरु मंत्र नाम से लिखी थी वो, सीट नाम से पब्लिश हुई थी, मेरे कहानी संकलन में भी है वो। और अच्छा। वो आज भी व्हाट्सएप पे घूमती है, अच्छा। और मेरी दो पूनम तीन जी साल आप तो। बताइए, आपकी बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर जो आप बता रहे थे अभी, जो रिजेक्ट हाँ हुई वो थी। जब भी मिला है मेरी सहेली फेमिना और अच्छा। वनीता से, जब पता चलता है कि फर्स्ट मिला है, स्पीचलेस। मतलब हाय। उस बुक से आगे लगता है कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी फीके पड़ जाते हैं ठीक वो है, सच है। उस खुशी के आगे। हाँ, पहले ये बताइए, रिएक्शन क्या होता है? मतलब डू यू जंप, डू यू लाफ, डू यू रन, व्हाट डू यू डू? नहीं, मतलब रिएक्शन बस यही होता है कि मैं सबसे पहले भागती हूँ, जो भी घर में होता है ना, सबसे पहले उससे लिपट लिपट के मिल गया मिल गया मिल गया चलता है। बच्चों की जो भी तरह। घर में हो उससे चिपट जाती हूँ, और जो भी फिर है। हम एक दूसरे को फोन लगाते हैं, है ना? वाओ। हाँ, मैं भी बताऊं कि मुझे ना सीबीटी की तरफ से सेकंड प्राइज मिला था, एक छोटी सी एक पिक्चर बुक, जबकि मैं कोई राइटर वाइटर नहीं थी उस समय, तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस ऐसे आया, कंपटीशन डाल दिया, और जब, बिलीव करिए, सेकंड प्राइज का वो पता भी नहीं था मुझे क्या प्राइज है। एनवलप आया खाली, और लिखा था चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, एंड इट दे गया वो कोरियर से। मैंने बस देखा, कुछ नहीं अंदर पता क्या है, बस सीधा हो गया हो गया हो, एंड आई जंप्ड, यू कैन से, मतलब मैं अपनी सोफे पे थी और बस खड़े होकर जंप, जैसे बच्चे करते हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछी थी आपका रिएक्शन क्या नहीं, रहता है। मेरे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, और मतलब चेहरे पे स्माइल रहती है और लॉस्ट रहते हैं। तो खाने वाने में गड़बड़ भी हो जाती है क्योंकि दिमाग कहीं और होता है, तो ये सब चलता है। सही बात है। तो एक तो ये हुआ कि आप भेजे, और वहां पर हो गई, एक एक कहानी भेजी आपने, और वहां पर सिलेक्ट हो गई, और अच्छा लग रहा है, इतनी 500 के करीब हो गई। फिर विचार आता है कि चलो मैं इसका अब संग्रह निकालती हूँ। फिर अब आप पब्लिशर के पास जाते हैं, जबकि ये आपकी विनिंग स्टोरीज हैं, है ना? तो उस समय कोई पब्लिशर ऐसे भी बोलते, नहीं नहीं, ये नहीं छपेगी। अगर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है हाँ। तो वो तो कह सकते हैं ये बात,
हाँ, और अगर सेल्फ पब्लिशिंग की बात है तो हम जो भी देंगे फिर वो पब्लिश हो ही जाता है फिर तो। हाँ, तभी तो ये है। रास्ता जो खुलता है उस समय हम सेल्फ जी पब्लिशिंग की ओर जाते जी हैं। जी, दीप्ति जी, आपका इसलिए क्या जाते हैं। विचार है? देखिए, मैं बताऊं, हम बहुत बड़ी हवा में थे कि हम तो बहुत अच्छे राइटर हैं और क्योंकि हम बहुत पब्लिशर बहुत पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन जब हमने कहानी संग्रह निकालने की सोची ना, तो हमें मतलब लिटरली हमारी औकात दिखा दी गई कि हम क्या है। एक दो ने तो ऐसे बोला, हम मैगजीन वाले राइटर्स को नहीं लेते, हम उनकी कहानियां नहीं छापते। ये रिएक्शन था। और वे स्टोरीज ऐसी थी कि वे आज भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जब उन पे अगर टैग नहीं लगा ना कि कमर्शियल मैगजीन का, तो उनको बहुत अच्छे साहित्यिक मैगजीन कहानी माना जाता है, क्योंकि वो सर्कुलेट होती है। लोगों ने अपने ब्लॉग्स पे अपने नाम से डाली हुई है, मेरी तो बहुत ओके, बार। हाँ, लेकिन उस समय जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए तो अप्रोच करना, और वो तो महाभारत है, पूरा जंग लड़ने वाली बात है। हाँ, तो और फिर दूसरा आता है वैनिटी पब्लिशिंग, जहाँ पे आप अपना पैसा लगा के हाँ। वो पब्लिश कराते हो। तो फिर वो दूसरा रास्ता एक है। पर वो वाले भी तो मतलब आप 20,000 दें, 40,000 जो मैंने हाँ देखा, हाँ हाँ, वो भी और उसके होता है। बाद वो आपको उतनी ही प्रतियां वापस कर देते हैं कि ये छपी है और ये है आपका, इतनी ही बिकी, बस ऐसा बोल देते हैं। ऐसा भी हुआ? नहीं तो वो तो मैंने एक अपने मेरे मन के 16 मन के वो इस तरह से मैंने पब्लिश कराई थी, अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, मेरी अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है न। मैंने फिर 2-3 से बात की, हाल देख लिया क्या रिस्पॉन्स था। हाँ, तो मेरे मन के 16 मन के वो मैंने इस तरह से पब्लिश कराई थी पहली बुक। और उसकी मुझे अ, एक मैंने उनको अमाउंट दिया था और हाँ, उन्होंने मुझे उस कॉपीज दी हाँ, 40 या 50 के करीब। अच्छा, तो वो एक शौक पूरा था वो मेरा, ठीक है, वहां से हो गया। और उस मेरे संग्रह को भी पुरस्कार मिला था। अच्छा, अ, भोपाल महिला साहित्य संघ है एक, वहां से उसको बेस्ट स्टोरी कलेक्शन का अवार्ड मिला था। अच्छा, और उसके बाद लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने सेल्फ पब्लिशिंग इस तरह से नहीं कराई, पेपर बैक में नहीं कराई। अच्छा। और पूनम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके लिए? इसमें ट्रेडिशनल जो पब्लिशिंग है वो तो उनकी बात सुननी पड़ती है अगर वो मना करते हैं तो। ठीक, लेकिन अभी अगर कहानी, मैंने ये भी देखा है, अगर कहानियां बहुत अच्छी हैं तो ऐसा नहीं है, तो कभी कभी चांस मिल जाता है कि हाँ आपकी ट्रेडिशनल पब्लिशर से आ रही है। ठीक है, और सेल्फ पब्लिशिंग, अब जैसे कहानियां मान लो बहुत अच्छी हैं, नाम बड़ा नहीं है, और राइटर चाहता है कि उसकी कहानियां एक बुक में आ जाएं, हाँ, हाँ, क्योंकि हर राइटर चाहता है कि उसकी एक बुक हो, उसकी बुक आए, कहानियां हो उसमें। अब रास्ता नहीं है कोई, क्योंकि ट्रेडिशनल पब्लिशर नखरे, मान लो कोई नखरे दिखा रहे हैं जहां उनको छपवाना है और बुक भी चाहिए राइटर को, तो फिर सेल्फ पब्लिशिंग इतनी बुरी ये चीज भी अच्छा नहीं है। ऑप्शन है, हाँ। अच्छा, हाँ, अगर ये वही। इतनी आपको बुरी अब चीज भी अब नहीं मैं है। उसी पर सिविल आऊंगी कि प्राइस कई जी। लोग हैं जो हम्म अभी इस वीडियो को देख हम्म रहे हैं, और अभी जब ये रिलीज होगी, हम्म। बहुत लोग जी ऐसे हैं जी जो लिख रहे हैं पर उनको जी। रास्ता नहीं पता कि हम्म सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, कितना हम्म टफ है, क्या आप घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल कर थोड़ा सकते सा हैं। दीप्ति जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर कि सेल्फ पब्लिशिंग, मेरे पास चीज तैयार है और सब टाइप्ड तैयार है, तो देखिए, उसके बारे में बताएं। दो चीजें हैं। एक तो सेल्फ पब्लिशिंग, एक तो वैनिटी पब्लिशिंग की आप पैसे देके पेपर बैक छपवा रहे हैं, वो चीज अलग है, वो पेपर बैक वो में अलग है। है। एक होती है सेल्फ पब्लिशिंग डिजिटल बुक जो किंडल पे होती है। तो मेरा इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने यहाँ पर मैंने तो कंपटीशन के लिए एक बुक लिखकर डाली थी, लेकिन उसका मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। वो कंपटीशन तो विन हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो मेरी फाइनलिस्ट लिस्ट नहीं हुई थी, तो भी मेरे को उसके लिए ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में पब्लिश करने का मेरे पे ऑफर आ गया। तो मेरा काम वहां पर, मुझे बाहर जब भी मैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए अप्रोच किया, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने किंडल पे बुक्स अपनी अपलोड करनी शुरू की है ना, मुझे बहुत ऑफर आ रहे हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के। मेरी जो ये बाल कहानी का संकलन है वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से आई है, मैंने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। मेरी ऑयल मास्टर की लॉन्ड्री जो पेन टू पब्लिश विनर बुक है, वो और उसका सेकंड पार्ट वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से आने वाला है। और एक बुक अभी जो मैंने कहानी संकलन अपलोड किया, उसकी भी बात चली है। तो वहां पे मेरा काम देखा गया,
और खुद से मुझे अप्रोच किया गया, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी एक उपलब्धि तो मैं एक तरह से कहूँगी। हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का लॉन्चिंग पैड होता है जहाँ पर आप अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं और फिर बिल्कुल वहाँ लोग देखते हैं और फिर ट्रेडिशनल पब्लिशर्स देखते हैं, हाँ भाई इतने रीडरशिप हो गई है तो शायद ये अच्छी है, तो फिर देखिए, आज की डेट में ना वो बहुत अच्छा मीडियम है, स्पेशली फॉर न्यू राइटर्स, ओके। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हिट एंड ट्राई बहुत कर सकते हो। जैसे वहां पे सबसे बड़ा जो फायदा ये ना, आपने एक बार पब्लिश कर दी तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए ओह आपने पेपर बैक में पब्लिश की, अब जो मिस्टेक्स हो गई तो हो गई, हो आप पढ़ रहे हो और आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हो, आपने तो सेंटेंस सही नहीं लिखा है। और किंडल पर आप एन नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवर्क कर सकते हो, वापस से अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है नहीं अब मुझे इसको पेपर बैक में लाना है, मुझे डिजिटल मीडियम पे नहीं रखना है, तो आप अनपब्लिश कर सकते हो, ओके ओके। अपनी बुक हटा दो वहां से। तो उस चीज के लिए मतलब आपको नेट प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। आपने अपनी बुक परफेक्ट की, लोगों को दिखाया, रीडर्स आपको मिले, आपकी बुक जज हुई एक तरह से कि आपने और कैसे लिखा। आपका हिम्मत भी बढ़ाई है ना, रिव्यूअर्स जब देखते हैं अगर हिम्मत बढ़ती आपने है, इतने लोग अच्छा देख। लिखा, आपको अच्छे रिव्यू मिले, तो मेरे साथ यही हुआ। और मास्टर के लॉन्ड्री के टाइम, उस टाइम से पहले मेरे को कोई इतना जानता नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ एक मैगजीन और न्यूज़पेपर के क्षेत्र तक ही सीमित थी। मुझे बुक्स की मैं बिल्कुल अनजान थी। अच्छा। और एक हाँ, मुझे आइडिया, मुझे पेन टू पब्लिश की वजह से मुझे केडीपी का पूरा आइडिया हुआ है, डिजिटल बुक क्या है या बाहर क्या बुक्स लिखी जा रही हैं आजकल के, कौन कौन से ऑथर्स राइटर्स हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं सिर्फ कहानियां लिखती थी, मैगजीन में भेजती थी, न्यूज़पेपर में भेजती थी, छप के आती थी, मैं बैठ जाती थी। ये चल रहा था सालों से। ठीक है। हाँ। तो उससे ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं था एक्चुअली फैमिली के साथ, लेकिन इसकी वजह से मेरे लिए बहुत रास्ते खुले। हम्म। तो पूनम जी आप बताइए कि आपको भी लगता है ये मतलब इजी है, आप घर बैठे आराम से अपने आप किंडल पे पब्लिश कर सकते हैं किताब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है, एक नया और रास्ता दिखा है। आपको भी इसका रिस्पांस अच्छा लगता है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे परसों ही बुक अपलोड की है, वो इश्क इसका उसका, और कल भी किसी ने पूरी पढ़ ली, आज फिर पूरी पढ़ ली है, किसी ने रिव्यू भी लिख दिया है। तो इसका ये चीज तो बहुत अच्छी लगती है, ये फास्ट एक्सपीरियंस फास्ट बहुत मिलता, अच्छा है। हाँ, अच्छा। नहीं, किंडल और का। इसका ना सबसे बड़ा फायदा ये है, आप और रीडर के बीच में कनेक्ट रहता है, क्योंकि आप यस। डेली बेसिस पे अपना अकाउंट देख रहे हो, अच्छा कितने पेजेस पढ़े गए, कौन सी बुक पढ़ी जा रही है, क्या अच्छा। सेल हुई है, कितनी हाँ खरीदी हाँ हुई है। हाँ हाँ। आपको एनी टाइम यू कैन वॉच योर रिपोर्ट। तो वो ओके। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पब्लिशर्स नहीं बताते हैं कि आपकी अगर 2 बुक भी बिकी है तो आपको नहीं पता चलता आपकी बुक का क्या रिस्पॉन्स है, वो कितनी तो गई, ये भी कहाँ कह पढ़ा देते हैं जा रहा है। मैडम कुछ हो ही नहीं रहा, बिक ही नहीं हाँ, रही। नहीं चलो बिक नहीं रही है, पर कोई एक भी अगर बिकी, वो किंडल पे पता चलेगी। दिख जाएगी, हाँ और बिल्कुल सही। अनलिमिटेड पे तो मैं तो सोने से पहले रोज देखती हूँ कि अच्छा 12 बज गए, अब मैं देखती हूँ, और मुझे रोज दिखता है मेरे 250, 300, 400 पेजेस अरे पढ़े वाह। गए हैं, तो कितनी अच्छी नींद आती है मुझे ये हाँ देख के कि संतुष्टि। किसी ने मेरी कहानियां आज पढ़ी हैं सोने से वेरी पहले। गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जबरदस्त मिला है मुझे। ओके पूनम जी ये बताइए, जैसे आपके पास टाइप्ड सामान पड़ा है और अब आप अपलोड करने जा रही हैं, एक बुक है समझ लीजिए 100 पेजेस की है ना, आपकी जी कोई भी किताब 100 पेज की आपने चढ़ाई है। जी जी। ओके। तो हम्म। कितने देर में वो बुक के रूप में सामने दिखेगी? कुछ ही घंटे लगते हैं बस। अच्छा किंडल पे तो बहुत ही कम टाइम में, रात में अगर अपलोड किए तो वो सुबह दिखने लगती है आपको। अच्छा। तो हाँ 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 अपलोडिंग प्रोसेस बस वो अपने आप ही होता रहे, जैसे हाँ हमारे हाँ वीडियोस हाँ प्रोसेस होते हैं वैसे वो हाँ हाँ प्रोसेस? हाँ हाँ, बहुत अरे वाह। जल्दी सामने आ जाती है बुक। और उसका बुक कवर वगैरह भी डिजाइन आप खोज सकती हैं उसमें से कौन सा है नहीं नहीं, ऐसा? वो मैंने तो हमेशा बेटी के दोस्त ने अरे हमेशा वाह। बनाए हैं मेरी बुक के अरे कवर। वाह, गुड गुड गुड। हम्म। हाँ नहीं तो उनके अपने भी होते हैं ना ऑप्शन है, डिजाइन्स, जी जी, हाँ। अपने ऑप्शन भी है होते वहाँ हैं, पर। बहुत कॉमन जी। होते हैं एक्चुअली। हाँ अच्छा आप अच्छा। खुद से कुछ यूनिक सा लोगे तो अच्छा लगेगा। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि बहुत से लोग इन दिनों कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, पर रास्ता नहीं पता कहाँ पर जी। है। और व्यूअरशिप भी आपको लग रहा है किंडल पे बढ़ी है, एक हार्ड बाउंड लेने से या पेपर बैक से बेहतर लगता है, लोग पढ़ रहे हैं किंडल पे ज्यादा ऐसा? हम ना उसमें एक बात है कंपैरिजन कि नहीं कर सकते हाँ एक्चुअली, हम ओके कंपैरिजन नहीं कर सकते ओके। कि पेपर बैक भी पढ़ी जाती है, लेकिन किंडल भी पढ़ा जाता है, क्योंकि
मेरे जैसे राइटर जो 1 साल पहले ही यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, उसके बुक्स भी जब डेली पढ़ी जा रही हैं, तो मैं मानूँगी। और अब तो मैं सिर्फ़ अपने फ़ेसबुक से या थोड़ा बहुत वहीं तो मैं पब्लिसाइज़ करती हूँ, और तो कोई मेरे पास है मीडियम नहीं, नहीं है। हाँ, हाँ। स्टिल उसको पढ़ा जा रहा है, तो मैं मानूँगी कि ये मीडियम सक्सेसफुल है, यहाँ पे और आप पढ़ा ये भी जाता है। मानिए कि आप लोग दोनों अच्छी लेखिकाएँ हैं, इसलिए भी पढ़ा जा रहा है। नहीं, वो काम आएगा, धीरे-धीरे बनेंगे, अभी हाँ, रीडरशिप बढ़ हाँ, रही है, मैं हाँ। उस बात से सैटिस्फाई हूँ कि अ, जो 2 महीने पहले था, उससे बेटर आज है। आज जो है, उससे आगे बेटर होगा। और इसमें एक बात और है, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में आपकी रॉयल्टी आती है, मंथली अरे बेसिस। वाह! गुड। तो आप लोग दोनों ही जॉब नहीं करते? तो नहीं, आप लोगों का इससे अच्छी इनकम हो रही, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं तुम फिर करती क्या हो? ये नहीं नहीं, प्रश्न। ऐसा नहीं है। वो हाँ। कहते हैं ना कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ जरा कम ही रहती हैं। ये वाकई सच है, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसा है। कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं देखती हूँ कि जितना हम कर रहे हैं ना काम, हाँ, उस हिसाब से जो हमें मिलता है, ठीक है। ठीक देखिए, है। बात ये है कि अगर आप राइटिंग भी एज़ अ जॉब करेंगे ना, तो आप वही 8-9 घंटे, उतना हाँ। टाइम उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, तब आप सोच सकते हैं कि आपको उतना रिटर्न भी मिले। और हुँ। फिर जॉब में आप अपने मन का नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो मैं तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, आप रात को फ्री हैं, आप रात में कर रही हैं, वो भी है है, ना? और जब आप अपने मन का कर मन रहे का हो, कर आप रहे हैं, अपनी हाँ। थीम पे लिख रहे हो, कोई आपको फोर्सली नहीं कि आपको अब ये लिखना है, अरे ये सही नहीं है, इसको ऐसे चेंज करो। मैं उस सही चीज को बात। एंजॉय नहीं करती हूँ। तो अपने मन का लिख रहे हैं, जितना लिख रहे हैं उतना अप्रिशिएट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। पूनम जी, ऐसा है कि हम हमारी स्मूथ चलती है गाड़ी, बहुत अच्छा लगता है, घर परिवार बहुत सपोर्टिव है ना? जी। जैसे आपका मुझे पता है, घर परिवार सपोर्टिव है, कोई दिक्कत जी नहीं है। और कभी शरीर ही साथ ना दे, जी। बीमार हो जाए, उस समय फिर क्या किया जाए? क्योंकि हाँ। लिखने की तो इच्छा है, परिवार भी जी साथ है, शरीर जी नहीं साथ दे रहा, उस समय क्या जी। किया जाए? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। हाँ, और मैं आपको बताती हूँ एक एक्सपीरियंस हाँ। अपना। करीब 6-7 साल पहले की बात है। मुझे कुछ स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हुई, और उसमें मुझे 10 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। हस्बैंड उस समय टूर पर थे, आउट ऑफ इंडिया थे, और बेटी का नया-नया जॉब था, तो वो सुबह जाती थी, बेटा घर में था। अच्छा। तो वो किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, तो बेटी अपना उसको वही बोल के कि भई है ना, ध्यान रखने के लिए सब अपना, और बेटा बिल्कुल ड्यूटी पर, एकदम खूब ध्यान रखने के लिए बिल्कुल तैयार। और अब 2-3 दिन हो गया, वो बिल्कुल हर समय ज़रा-सा भी हिलना हो तो वो सामने बिल्कुल अपनी पढ़ाई छोड़ के क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो वो लगातार साथ में। और मैंने उन दिनों एक तब मैं हाथ से लिखती हाथ थी से, कहानियाँ। हाँ। तो मैं उन दिनों जब मेरी तबीयत ये खराब हुई थी अचानक, तो मैं एक कहानी शेयर कर रही थी अपनी, वो अधूरी रह गई थी तबीयत की वजह से। अब 2-3 दिन बाद उस कहानी का ध्यान आने लगा। और उसका वो कहानी मुझे आज तक याद है, वो भी छपनी बाकी है, एक्सेप्टेड है, वर्जनाएँ लुभाती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं जैसे ही थोड़ा-सा ठीक हुआ पेन, वो मुझे याद आने लगी कि अरे वो अभी है, वो उसको पूरा करना है। और बेटा तो हिलने ना दे, उठने ना दे बिल्कुल बेड से। और मैं मतलब मेरा ध्यान उसमें बिल्कुल कि कैसे फेयर करूँ उसको, एक पेज बचा है, कैसे फेयर करूँ? और मैंने उससे फिर बहुत प्यार से पूछा भी, थोड़ा-सा ठीक लगता है तो बैठूँ क्या करूँ? क्या नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, 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 10 दिन हाँ। बोला है। और वो बहुत पक्का है, अगर उसने मतलब देखा कि डॉक्टर ने बोला है 10 दिन नहीं उठना है, तो उसने मुझे उठने भी नहीं दिया बिल्कुल 10 दिन। और बेटी शाम को आती थी ऑफ़िस से, तब तो मतलब ही नहीं था, तब 2 लोग घर में। तो फिर पहरेदार। हाँ, 2 पहरेदार। और मेरा बेटा बेचारा बार-बार आए कि मम्मी आराम कर रही हो ना, लेटी हो ना, कुछ चाहिए तो नहीं है? वो पढ़ाई छोड़-छोड़ के बार-बार आ रहा था। और वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि मैं वो कहानी शेयर कैसे करूँ बैठ के। और पता नहीं क्यों वो कहानी वैसे है ना, खुद बहुत एन्जॉय कर रही थी लिखते हुए, और वो बीच में रह गई थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये सोता कब है। और ये बात आज तक मेरे घर में किसी को भी नहीं पता है। ओहो! आज मैं अब पहली पता बार चल शेयर कर जाएगी, रही अब हूँ। पता चल जाएगी। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है ये बात। तो मैंने ध्यान देना शुरू किया, ये सोता कब है? तो वो दोपहर में थोड़ी देर सोया करता था। तो मैं उस समय अपना दरवाज़ा अंदर से बंद करके, लॉक करके, धीरे-धीरे उठ के बड़ी तकलीफ से 2 तकिए गोद में रख के, और वो बैठ के अपना प्रेयर करना शुरू करती थी। तो उसके बाद एक दिन वो उठ गया,
ओह! तो एक दिन वो उठ गया, उसने, "मम्मी लॉक क्यों है? मम्मी क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "कुछ नहीं, चेंज कर रही हूँ।" मैंने वो पेपर बेड में गद्दे के नीचे रखे फटाक से, और इतना दर्द, दर्द इतना कि वो ओहो! सहा ना जाए, दर्द इतना कि आँसू बह गए। हिलने-डुलने में, तकिए रखने में, उठा के पेपर गद्दे के नीचे रखने में, रोना आ गया उस दर्द में। और मैंने कहा, "बेटा कपड़े बदल रही हूँ।" "अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है।" फिर कपड़े भी सब सँभाले, और फिर झूठ-मूठ कपड़े भी बदलने पड़े। लेकिन कर लिया काम आपने फिर फिर, हैं? और एक दिन नहीं, 1 दिन फिर में नहीं, कभी 2-4 दिन। 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि हाँ, हाँ, पेन हाँ। बहुत ज़्यादा था। तो 8-9 दिन तक अपना वो धीरे-धीरे 10 लाइन हाय लिखी, रे! रोज़ 15 ऐसे ही करते हैं आप बहाने, रोज़, ओहो! हाँ। आपको रास्ता मिल गया। तो जब मैं देखती वो सोया है दोपहर में, तो बैठ जाती। और उसके बाद फिर ये तो मुझे पता ही था कि ये तो मैं बोल ही नहीं सकती किसी को कि मैं अरे उसको राम! पूरा करने में मेरी जान अटकी हुई है। फिर एक फ्रेंड मिलने आई, देखने आई, फिर मैंने उसको एनवेलप में डाल के वो दिया। मैंने कहा, भाई इसको स्पीड पोस्ट करवा दो। हाय! तो पहले तो उसने भी खैर बहुत डाँटा कि शर्म करो थोड़ी। और लेकिन वो फिर ऐसे लिखी गई थी। मतलब किसी-किसी चीज़ में ऐसा मन अटका रहता है कि फिर सब चीज़ें एक इसी तरफ। से पता लगता है कि आप अपने पैशन पे सही जगह पे लगा रही हैं अपना पूरा ध्यान, बहुत अच्छा। तो दीप्ति जी, आपके घर तो बच्चे छोटे हैं। आप किस तरह से समय चुरा के कहीं पर एक कोने में बैठ जाती हैं और कब लिखती हैं आप? ये ना, मेरा मुझे भी एक एक्सपीरियंस याद आया। मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी और मैं घर पे आई, और वो उस रूम का ऐसा वो बन जाता है ना, ऑरा बन जाता है कि आप अपनी टेबल को, अपने लैपटॉप को देख के बेचैन होने लगते हो। तो कुछ होने लगता है बॉडी में कि उठो और कुछ करो। मैं मेरे हस्बैंड ऑफिस निकले और मैं बैठ गई लिखने। थर्ड डे मेरी सर्जरी के, तीसरे चौथे दिन से, और 2 घंटे या कैसे भी करके, पर मैं लिखती थी, और मैंने महसूस किया कि उस वजह से मैं जल्दी रिकवर हुई हूँ। अदरवाइज आप बीमार बन के पड़े रहोगे, या उस तरह से ना, जब वो एनर्जी एक अलग ही फ्लो हो जाती है और बॉडी एक में, तरफ जो फोकस आपको, लगा दिया ना, अपना फोकस आपने बिल्कुल बीमारी बिल्कुल। में ना लगा के आपने क्रिएटिव थिंग में लगा दिया ना, तो वो इवन ज़्यादा मैं और 2.5 साल सियाटिका पेन से मैं बेड रिडन भी रही हूँ। मैंने ओहो! तब भी लिखा, और उसमें ना टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत हेल्प की। जैसे आज हुँ। भी, अब मैं समय की बात करती हूँ कि समय कैसे सुबह से रात तक मेरी चक्कर-घिंटी बनी रहती है घर में। कई बार तो ऐसा, पर मैं लिखती ज़रूर हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एटलीस्ट लैपटॉप तो डेली ऑन मैं करूँ। तो भले रात के 10 बजे मैं फ्री हूँ, 11 बजे फ्री हूँ, मैं 1-2 घंटे तो मैं निकालती ही, अच्छा, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा मिसिंग सा लगता है कि दिन अधूरा रह गया कुछ, तो अब कंप्लीट आप नहीं। बोल के टाइप कर लेते हो या टाइप हाँ, करते तो हो? दिन में ना मेरा वही चलता है। व्हाट्सएप पे मैं बोल के, वॉइस टू टेक्स्ट करके, मुझे जो भी वेरी थॉट्स गुड। आते हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ, या बीच में तो ब्रेक मिलते ही है ना, 5 मिनट के, 10 मिनट के, जब जो हम सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर लेते हैं, या कोई पोस्ट, तो मैं सब ऐसे लिख देती हूँ चलते-फिरते, जो भी छोटी-छोटी लघु कथाएँ हो जाती हैं। लेकिन फिर रात को उनको अपने लैपटॉप पर लेकर उनको प्रॉपर एडिट कर देती हूँ। तो बीच-बीच में अब पहले क्या होता था ना, पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे, प्रॉपर हस्बैंड ऑफिस जाते थे, तो ये था कि चलो इनको भेज समय के मिल बाद जाता में था, मिल अभी जाता तो था। सभी यही हैं घर में ना, कभी किसी को हाँ, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये, अब और तीनों अलग-अलग रूम में अपने लैपटॉप पे, क्लास में, ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं उनको रूम सर्विस देती रहती हूँ, ये चलता रहता है। तो लेकिन उस बीच में भी सारी बातें फोकस माइंड की। अगर आपका माइंड फोकस है, आप लिखना चाह रहे हो, तो आप लिख लोगे। तो उसका तो मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ। मैं 5 मिनट भी अगर मुझे मिलता है, मैं व्हाट्सएप पे लिख लेती हूँ। क्या बात है, बहुत ही ऐसे करके, और वो लिंक बना रहता है, क्योंकि दिमाग में वही है। बाकी सब काम मैकेनिकल हो रहे हैं घर के, माइंड हमेशा वहीं पे एंगेज रहता है। तो घरवाले हुँ। तो खैर मुझे वो तो बोलते हैं, ये लॉस्ट रहती है तो सारा दिन। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ एक्चुअली बोलते वही हैं है, तो, ध्यान, ध्यान कहाँ है? ध्यान ध्यान कहाँ है? मेन है ध्यान आपके तो लेखन में है, तो लॉस्ट नहीं है, आप उसके अंदर लॉस्ट हैं, है हाँ, ना? लेकिन उस उससे क्या होता कहानी को है, दूसरी चीज़ों में इफ़ेक्ट आ रहा है, सुनाई नहीं वो देता क्या दूसरों होता है की ना, बात। नहीं, मैं रूम से, मुझे किसी ने कुछ बोला, मैं बाहर जाने तक वो बात भूल जाती हूँ। वो अगला बंदा वेट कर रहा है, अरे ये बोला था, इसको ये लाइन नहीं अभी तक। फिर व्हाट्सएप आता है मुझे कमरे से, मम्मी ये नहीं आई है आप। तो उनको पता मम्मी गई है अपनी कोई गई। कहानियों में। यही रहता है। वही इमेज है मेरी कि हाँ। हस्बैंड कुछ बताते हैं तो वेरीफाई करते हैं, सुना ना तूने, तो
तूने सुन लिया ना मैंने जो बताया है। पूनम जी, आप भी ऐसे ही रिकॉर्ड करती, वॉइस रिकॉर्डिंग करती हैं? नहीं, नहीं, मुझे अच्छा। नहीं, मैं बहुत दिन तक तो हाथ से लिखती रही अच्छा, और अभी टाइप करती हूँ, लेकिन मुझे मुझे उसमें थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि एक वो फ्लो, फ्लो तभी बनता है, मैं आई नो। ऐसे नहीं करती हूँ। जैसे मैं एक्चुअली कई बार मैं अच्छी वर्ड चीज फाइल वही में, है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा समय तो फिर क्या करें? लिखना तो है, वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर ऐसे चुराना ठीक है, पड़ता और है क्या, समय ठीक और है, अपने-अपने टेक्नोलॉजी हिसाब की हेल्प किताब है से। सबके, हाँ है ना? हाँ। तो आप दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पब्लिशिंग में भी आप दोनों जूझ रही हैं, मैं तो ये बोलूँगी बहुत बढ़िया तरीके से आगे आ रही हैं। तो हमारे जो नए लेखक हैं, जो भी आ रहे हैं अब आगे, उनके लिए आप कुछ 2 लाइनें कुछ कहना चाहेंगी, नए लेखकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? दोनों आप, पूनम जी आप बताएँ पहले। मैं सबसे पहले तो यही बोलती हूँ सबको, बहुत सारे मेरे नए दोस्त हैं जो अभी-अभी लिखना जिन्होंने शुरू किया है, तो वो घबरा जाते हैं, रिजेक्ट होती हैं जब कहानियाँ। हाँ, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि इस चीज़ से घबराना नहीं है, लिखते जाना है और दूसरा पढ़ते भी रहें साथ-साथ, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब मेरे अभी जो बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मुझसे, वो अरे! फिर रिजेक्ट होके आ गई, तो वो मुझे भी दुःख होता है सुन के, लेकिन फिर मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि इस चीज़ से तो बिल्कुल घबराना ही नहीं है। और दूसरा बहुत सारे आजकल सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं, जिन पर चुप्पी छाई है बिल्कुल। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन पर बहुत लिखूँ, हुँ, बोलूँ, लिखूँ उन पर और वे लोग भी लिखें, जो अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया या जो लिखना चाहते हैं। हुँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर ना लिखा जा रहा है, ना कुछ कहा जा रहा है। उन मुद्दों पर उन पर ज़रूर लिखे हैं, है ना? आप लिखें, कह रहे हैं ज़रूर कि लिखें। वही जो हम घरों हुँ, की समस्याएँ उससे उठ हाँ, के अब कुछ और भी बिल्कुल लिखें। उस पर बहुत लिखें। सारे हैं, अपने बहुत आस-पास देखिए बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन पे कम लिखा जा रहा है, उन पे बहुत लिखा जाना चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा यही कहती हूँ। दीप्ति जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नए लेखकों को? मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप ऐसे मत सोचो कि आप आए और फर्स्ट बॉल में बाउंड्री वाला वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम लिखें तो सीधा नॉवेल बड़ा शुरू कर दें या एक अच्छी बड़ी कहानी शुरू कर दें। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कीजिए। और हमारे टाइम में तो जब हमने लिखना शुरू किया मैगजीन्स और ये बाकायदा वही एनवलप बना के भेजते थे और फिर रिजेक्शन का आता, ये सब लंबा प्रोसेस था। अब तो इतनी वेबसाइट्स हैं, इतनी साहित्यिक स्टोरीज की बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया, बहुत कुछ है। तो आप शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटी छोटी कहानियां लिखिए, कविताएं लिखिए, उनको पब्लिश कीजिए। अगर मैगजीन में ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैगजीन में भी अब सब ईमेल से जाते हैं, उन पे भी बहुत डेली बेसिस पे वो भी परेशान हो जाते होंगे ना, उनका कितना हजारों ईमेल्स आती होंगी। तो आप पढ़ी भी नहीं जाती सारी सारी रचनाएं, तो आप ये भी मत सोचो कि रिजेक्ट हुए, हो सकता है पढ़ी भी ना गई हो, क्योंकि सब पे आजकल ईमेल्स हैं, ईमेल आईडी हर एडिटर्स के, पब्लिशिंग हाउस के, तो हर कोई भेज रहा है, जो लिख रहा है वो भेज रहा है। तो आप अपनी शुरुआत डिजिटल पब्लिशिंग से कीजिए, उससे ही आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, आपको रिएक्शंस पता चलेंगे। और फिर धीरे धीरे मैं तो वही बोलूंगी, अगर बुक लानी है तो पहले आप डिजिटल बुक लाइए, उस पर आप अपने आप को मांझिए, कीजिए, और आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा। और फिर आपको पेपर बैक में लानी है, फिर आप वो बुक पेपर बैक में भी ला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपने डिजिटल में ले आए तो वो पेपर बैक में नहीं जा सकती, मेरी तो जा रही है। तो वैसे ही कीजिए, आपको वहां पे नहीं रखनी, अनपब्लिश कीजिए। तो उससे ना कॉन्फिडेंस आएगा और आपका नाम भी बनेगा। अगर आप अच्छे राइटर हो तो बहुत जल्दी आप नजर में आओगे रीडर्स के। तो ऐसे जो पूनम ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है रिजेक्शन से भी। अगर राइटिंग से प्रेम है वाकई, तो आप लिखते रहिए, और पब्लिशिंग तो आजकल आपके अपने हाथ में। तो आप किसी की परवाह मत कीजिए कौन क्या कह रहा है या नहीं हो रहा है। और ये भी मत है कि उसी पब्लिशर के पास जाना है या इसी तरह से पब्लिश होना है या हमको इसी न्यूज़पेपर में जाना है। ऐसे अपने ऊपर लिमिटेशंस मत डालिए, शुरुआत कीजिए। और धीरे धीरे हम 15 साल बाद आपसे देखिए बात कर रहे हैं, आज इतनी 15 साल बहुत बड़ा
टाइम होता है। बिल्कुल, आपके एक्सपीरियंस बोलता है अब ना, 15 जी, साल जी, आपने बिल्कुल, लगाए हैं तो इट टेक्स टाइम, हर चीज़ बिल्कुल। समय लेती है। और तो वो जो है ना कि एक रात में दुनिया बदल जाए, वैसा तो नहीं होता है कि आप छा जाओ और एक पहली रचना आज से आप कहीं के कहीं पहुँच जाओ, तो वो सब तो मुझे नहीं लगता है उन चीज़ों में। फिर अगेन वही है कि आप फ़ेम के पीछे भाग रहे हो, आप राइटिंग नहीं आपका लक्ष्य प्रसिद्धि है, दोनों अलग-अलग बातें हैं। प्रसिद्धि एक साधनी है तो तो फिर आप दूसरी तरीके अपनाइए। स्वांतः सुखाय रचना होनी चाहिए, अपने मन की लिखें, अपने मन से चढ़ाएँ, देखें कि लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, टिप्पणी क्या मार्केटिंग दे भी रहे करें हैं, उसकी मार्केटिंग मार्केटिंग भी करें। करें प्रॉपर, हुँ, लेकिन और निराश मत बुक होइए। छपने के बाद तो मुझे लगता है मार्केटिंग जो है ना, एक बहुत बड़ा एक बिल्कुल, देखिए वो तो स्क्रूड कर देता है आपको कि करना क्या बिल्कुल, है, नहीं तो वो चीज़ तो कोई भी हाँ। चीज़ हो, आप कोई प्रोडक्ट भी लाओगे जब तक किसी को पता नहीं चलेगा, तो और मुझे तो लगता है जैसे एज़ अ लेखक, लेखिकाएँ हम लोग को अपनी चीज़ें सामने लानी है, बार-बार लानी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमने इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लोग पहले ऐसा सोचते थे, लो अपनी ही, तो कौन करेगा फिर? अपनी बात हम नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से लिखे हैं, आपका जो पैशन है, वो आप ही जानते हैं, है नहीं ना? और उसको हमें आप भी जिस तरह से संतुष्टि डिस्क्राइब करेंगे, जिस तरह हाँ, से हाँ, उसको हाँ, वो हाँ। आपके चेहरे पर दिखेगा, तो उसकी कीमत ज़्यादा है, एक पोस्टर की ये किताब आई है, उसकी नहीं, है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप आएँ आगे और लोगों को बताएँ और लोग जुड़ें। तो पूनम जी, दीप्ति जी, आज का जो वार्तालाप है बहुत ही शानदार रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया और इतना कुछ सीखने को मिला है, मतलब रुकना नहीं है ना? चलना ही ज़िंदगी है, देखो चलते जो रहो। जो वाक़ई जिसको लेखन से प्रेम है वो रुकेगा ही नहीं। जिसको लेखन को रास्ता बना के कुछ और साधना है ना, वो रुक जाएगा कि अरे मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हाँ, अरे मुझे तो प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, मेरे को तो 4 लोग पूछ नहीं रहे हैं। तो जो राइटिंग को वैसे यूज करना चाहेगा वो रुक जाएगा, लेकिन जो जिसको राइटिंग ही करनी है वो चलता रहेगा और उसको साथ में बाकी सब कुछ मिलता रहेगा। तो ऐसा चलिए चलते-चलते पूनम जी नमस्कार, दीप्ति जी नमस्कार, बहुत-बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, हमें भी थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा बहुत उषा मज़ा जी। आया। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद।